कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया, भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे। आज एक और नया लेक्चर हमारा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले देख लेते हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले अदिश गुणनफल के बारे में जाना था, फिर हमने कार्य के बारे में बात करी, और एक बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के बारे में पिछले क्लास में चर्चा करी थी, जिसे हमने कहा था कार्य, ऊर्जा और प्रमेय, कार्य ऊर्जा का प्रमेय। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्य ऊर्जा का प्रमेय ही आज की क्लास का मेन टॉपिक रहने वाला है। आज के पूरे सेशन में, आज की पूरी क्लास में हम इससे जुड़े जितने संभव उदाहरण है, जितने उदाहरण पूछे जा चुके हैं, वह सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास में ये पूरा कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय पर ही बात होगी, और फिर अगर हमारे पास थोड़ा समय बचता है तो हम संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे आज की क्लास में। फिर इसके बाद में आने वाले समय में हम स्थितिज ऊर्जा पे बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण देखेंगे और शक्ति की बातें करेंगे बेटा। चलिए, तो बिना समय खराब किए हम क्लास शुरू करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पर उदाहरण से। हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में अभी तक, या कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम। इससे जुड़े कुछ 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवा दिए थे। उसी सीरीज को आज हमें और आगे बढ़ाना है। हमने यह समझा था सर कि मान के चलिए, हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि सर मान के चलिए अगर मेरे पास कोई भी एक पिंड है या कोई भी एक निकाय हो सकता है ना, तो निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम को हम निकाय बोलते हैं। सिस्टम मतलब निकाय, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे पास 2 या 2 से अधिक पिंड हो, या 1 से अधिक पिंड हो, तो उस पर जो भी बाह्य बल कार्य कर रहे हैं, आंतरिक बल कार्य कर रहे हैं, संरक्षी बल कार्य कर रहे हैं, असंरक्षी बल कार्य कर रहे हैं। संरक्षी असंरक्षी को शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं बेटा हम कि जो असंरक्षी है, या नॉन कंजर्वेटिव भी बोलते हैं हम उन्हें, तो जो असंरक्षी है बेटा, वह क्या करते हैं, असंरक्षी बल वे है जो जिनमें किया गया कार्य हमें वापस नहीं मिल सकता, या जिनके द्वारा किया गया कार्य हमें वापस नहीं मिल सकता। जैसे घर्षण, या हम जब मान के चलो एक वस्तु हवा में चल रही है तो उसमें वायु का घर्षण लगेगा, श्यानता, तो ये सब क्या है, यह श्यान बल, ये सब कैसे बल है, ये असंरक्षी में आते हैं। असंरक्षी मतलब वो एक बार गए तो गए, नुकसान हो गया वो आपका, वो आप वापस नहीं ले सकते। लेकिन संरक्षी में क्या होता है, संरक्षी में जैसे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का बल, तो मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल ऊपर जाती है और बॉल फिर वापस भी नीचे आती है, तो जितने वेग से फेंकी थी उतने वेग से मेरे हाथों में वापस भी आती है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जो मैंने ऊर्जा दी थी वो ऊर्जा मुझे वापस भी मिली, तो ये संरक्षी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे जाके कार्य करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यू नेट क्या था, कार्य सभी बलों द्वारा, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें आंतरिक है ना, इसमें वैसे क्या क्या दिखा था हमने, संरक्षी आ सकते हैं, असंरक्षी आ सकते हैं, आंतरिक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे गाड़ी चल रही है तो आंतरिक इंजन में जो फ्यूल है ना, जो पेट्रोल है वो जल रहा है, उसकी वजह से गाड़ी चल रही है, तो ये आंतरिक लिख सकते हैं हम यहां पर। आंतरिक बल, और उसके बाद में बाह्य बल, तो इन सभी के द्वारा कार्य लिखना है ना, इन चारों का कार्य है ना। तो सर ऐसे एक वस्तु पे सब होंगे क्या, नहीं 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 बेटा। जैसे हमने कल भी एग्जांपल देखा था पिछली क्लास में भी कि इसमें ज्यादातर जगह पर एक वस्तु पे 1 या 2 ही बल कार्यरत होते हैं, है ना, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनको हम आसानी से पहचान कर उनका कार्य लिख सकते हैं F×S के द्वारा। तो ये सभी बलों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब इन सभी बलों द्वारा कार्य, है ना, आसान सी बात है कि इन सभी बलों द्वारा जो कार्य होता है वह बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, है ना, क्या होता है डेल्टा मतलब परिवर्तन, मतलब कि मैं ये बता रहा हूं कि इसमें डेल्टा के लिखा हुआ है, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है,
परिवर्तन गतिज ऊर्जा में। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं सर के फाइनल माइनस के इनिशियल। के मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में हम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कार्य होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू और वी क्या है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। उसी प्रकार से इसमें से m को कॉमन ले सकते हैं, ये क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कार्य है ना। इस पर जुड़े हमने स्टार मार्क कर लो इसको, है ना। इससे जुड़े हमने पिछली क्लास में सवाल भी देखे थे, वैसे ही कुछ सवालों से आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है इसका एक छोटा रूप हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, 2 किलो और 4 किलो की 2 गेंदों को एक ही समय पर 60 फुट ऊंची इमारत से छोड़ा जाता है। तो देखो भैया, यहां से एक गेंद को छोड़ा, ये 60 फुट ऊंची इमारत थी, यहां से एक गेंद को छोड़ा और ये दूसरी गेंद को, एक छोटी गेंद एक बड़ी गेंद, एक 2 किलो की एक 4 किलो की गेंद। ठीक है, फिर छोड़ा गया है, फिर बोला है कि पृथ्वी की ओर 30 फुट गिरने पर, ना 30 फुट गिरने पर, मतलब कि यह 30 फुट गिर गई तो 30 फुट नीचे आ गई। अच्छा फिट है, मैंने एम लिख दिया यहाँ पे, फिट है ना। तो जो घबराना वाली बात नहीं है ना, सब उलझाने के लिए हमें देते हैं फिट विट। तो फिर बोला है कि यहां पर आ गई है, तो ये एक गेंद यहां पर है, दूसरी गेंद यहां पर है। तो अब हमें बताना है कि गिरने पर क्रमानुसार गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो, इसको करने के 2 तरीके, या तो ये 30 फीट गिरी तो मैं वेग निकालूं, या मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा लूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना ज्यादा आसान है ना, ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं सर कि जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, और यही निकालना है कि उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो थी दोनों की, वह तो 0 हो गई थी। अब ये जो गतिज ऊर्जा आएगी उसके पास, वही किससे आएगी, कार्य से आएगी। तो अभी यहां पर कौन कार्य कर रहा है सर, केवल और केवल एक ही बल लग रहा है दोनों पर, नीचे की तरफ mg बल या गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की तरफ, और इसके अलावा कोई भी बल नहीं लग रहा है ना। केवल एक ही बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल ही लग रहा है, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लग रहा है इस पर। तो यहां पर जो कार्य होगा वह क्या होगा, कार्य होगा सर mg का बल गुणा दूरी, है ना। क्यों, कार्य क्या होता है, बल गुणा दूरी या बल गुणा विस्थापन। सर लेकिन ये तो फीट में है, हाँ फीट में है, होने दे फीट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमें अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, अनुपात। मैंने तुम्हें बहुत बहुत बार बता दिया बेटा कि जब भी अनुपात का चक्कर हो तो हमें मात्रक के बारे में नहीं सोचने का है भैया, मात्रक से कोई लेना देना नहीं है। अनुपात मतलब सीधे सीधे रेशो लेना है हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहां से लिख सकते हैं सर, पहले का कार्य बटा दूसरे का कार्य बराबर होगा पहले की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में दूसरे की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो, अगर तुम फिट को मीटर में भी कन्वर्ट करोगे, मुझे नहीं आता, लेकिन तुम कैलकुलेटर में या गूगल पे जाके देख सकते हो कि फिट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मुझे पता भी नहीं करना है, तुम पता कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। सर हम तो सच में ही जा रहे थे ढूंढने, चले ही मत जाना, कोई जरूरत नहीं ढूंढने की। क्यों, क्योंकि कार्य जो होता है वो mgh होता है। तो m1gh1 बटे में m2gh2। तुम चाहो तो तुम्हारे टाइम पास के लिए मैं बता सकता हूं कि g का मान जो होता है 32 फीट प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, लगभग। तो तुम यहां पर चाहो तो अगर ये दूरी मीटर में रख रहे हो, दूरी फीट में रख रहे हो, सॉरी सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे दूरी जो है वह फीट में रख रहे हो तो जी का मान भी फीट में रख सकते हो। फीट क्या, अच्छा कोई 2 बच्चा पूछा सर फीट क्या होता है, अरे मूर्ख है क्या बालक, फीट क्या होता है, दूरी मापने की एक मात्रक होता है, तुम कितने फीट के हो ये बातें नहीं करते कि हम दिनचर्या की भाषा में। तो यहाँ पर ये जी से जी कट गया, तो देखिए 32 रख 10 रख, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बराबर होगा फाइनल गतिज ऊर्जा पहले की बटे में गतिज ऊर्जा दूसरे की।
क्यों कर दिया मैंने ये फाइनल क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पर प्रारंभिक तो शून्य है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है? शून्य है। तो आंसर आ गया m1। पहले का द्रव्यमान कितना है सर? 2 किलो। अच्छा सर ये दोनों गिरे भी बराबर ही दूरी है। ओहो, तो ये गिरा है 30 बटे में 4 गुणा 30 बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा पहले की बटे में गतिज ऊर्जा दूसरे की। F लिख रहा हूं उसके नीचे फाइनल वाला। तो ये तो सब कुछ कट गया, 1/2 आ गया, या मैं लिख सकता हूं 1:2 मेरा जवाब आ जाएगा। एकदम ही आसान सा, बढ़िया सा, दिलचस्प सा सवाल। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े क्या? हाँ सर बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी प्रकार से एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ना, यहां पर हमें सवाल में बोला गया है, रोमांचक सा सवाल है। 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। 1 मीटर, कितनी मीटर? 1 मीटर मोटाई की कीचड़ की दीवार को पार करने के पश्चात इसका वेग घटकर 100 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। तो दीवार द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कोई रॉकेट साइंस इसको ज्ञात करना? नहीं। देखो कैसे करेंगे। यहां पर ये दीवार है, कितनी चौड़ी है? 1 मीटर चौड़ी है। इस सवाल को हम गति के तीसरे समीकरण से भी कर सकते हैं, है ना। जहां जहां मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा रहा हूं और केवल एक ही बल लग रहा है और नियत बल लग रहा है। जैसे इस सवाल में भी एक ही बल लग रहा था, नियत बल लग रहा है। इस सवाल में भी एक ही बल लगेगा। वह क्या करेगा? जैसे ही गोली यहां से अंदर गई तो ये गोली को रोकेगा। गोली की गति की दिशा के विरुद्ध दिशा में यहां पर बल लगेगा। ये कीचड़ का बल है। किसका बल है भैया? कीचड़ का बल है। तो यहाँ पर जो कीचड़ का बल होगा, जो कीचड़ जैसा कलर, तो यहाँ पे जो कीचड़ का बल होगा वो कहाँ है? वो विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो क्या करेगा? यह इसे रोकेगा, मंदन करेगा। तो गति का तीसरा समीकरण लगाकर भी हम हल कर सकते हैं। जहां जहां मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा रहा हूं और बल नहीं है तो गति का तीसरा समीकरण भी लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि कल ही मैंने आपको ये प्रूव करके भी बताया था कि गति के तीसरे समीकरण से ही हमें क्या मिलता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय भी मिल जाएगा नियत बल के लिए। चलो भैया, तो गोली अंदर जा रही है, कितने वेग से जा रही है? सर गोली जा रही है 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 800 मीटर पर सेकंड से। फिर गोली बाहर आ रही है, कितने वेग से आ रही है? सर गोली आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिख सकते हैं और कार्य क्या लिख सकते हैं? तो सर कार्य जो होगा वह को केवल एक ही चीज कार्य कर रही है, वह है विरोधी बल, है ना, या प्रतिरोधी बल कार्य कर रहा है। प्रतिरोधी बल का कार्य। तो सर प्रतिरोधी बल का कार्य तो हमको पता ही नहीं है। नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतिरोधी बल का कार्य, तो सर ये इसके कार्य का तो फार्मूला भी नहीं पता मेरे को। तो जैसे आपने याद करवाया mgh अभी कर रहे थे हम, उसके अलावा हमने किया था हाफ के एक्स स्क्वायर किसके लिए किया था? स्प्रिंग के लिए किया था। तो सर ऐसे फॉर्मूले पता है, ऐसा फॉर्मूला तो मेरे को इसके लिए पता ही नहीं है, क्या करूं मैं? तो देख भैया कुछ मत कर, यहां पर जो कार्य होगा उसको लिख सकते हैं हम, ये इसको लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन। ये बेसिक है ना, ये तो पता है ना। तो बस यहां से बल गुणा विस्थापन कर दिया। इसमें कार्य कितना होगा अब ये सोचना है हमें। देखो, तो अगर मैंने बोला कि प्रतिरोधी बल F लग रहा है, प्रतिरोधी बल बराबर F है, तो बेटा गोली निकल कर जा रही है, इधर बल लग रहा है, इधर प्रतिरोधी बल है, ये गति की विपरीत दिशा में लगेगा हमेशा। तो इसका जो कार्य आएगा वो आएगा -F × S। माइनस क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि ये प्रतिरोधी बल है। कल भी एक ऐसा सवाल किया था हमने, मंदन का बल है ना, तो यहाँ पे प्रतिरोधी बल हो गया, तो यहाँ पे विस्थापन है 1, तो यह हो गया, ये यहां से कार्य बराबर आ गया -F के, F × 1। अच्छा, अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा में आया, एक कहां से है? इसने बोला 1 मीटर मोटाई वाली, है ना। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा सर KE फाइनल - KE इनिशियल।
तो क्या लिख सकता हूं मैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सर हाफ m v का वर्ग माइनस u का वर्ग। सर आप कभी पूरा पूरा m को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, कभी m को बाहर कॉमन निकाल के रख लेते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो, लेकिन इससे करना ज्यादा आसान है। क्योंकि v का मान पता, जब भी तुम्हें v का मान पता u का मान पता हो तो v का मान रखो, u का मान रखो, इसका स्क्वायर करके घटा लो, गुणा द्रव्यमान कर लो, तो ज्यादा आसान है ना। अरे एक द्रव्यमान उसको पहले एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, उसको उससे भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों को माइनस भी करेगा, तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे ले जाते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सर हो जाएगा हाफ इंटू द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। यहाँ पे जो गोली है ना, गोली, इसका द्रव्यमान सब बहुत कम है। अरे गोली है 10 ग्राम भी खतरनाक है उसका। 10 ग्राम मतलब कि मैं लिख सकता हूं इसे 10/1000 किलो, है ना। 1000 से क्यों भाग दे दिया कि ग्राम से किलो में आने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो 10/1000 ग्राम आ गया मेरे पास, और वेग दोनों के पता ही है मेरे को, तो रख देता हूं यहां पर 10/1000 गुणा क्या करेंगे, देखो भैया यहां पर ये वेग है 100, ये है 800, तो अंतिम वेग है 100 का वर्ग माइनस प्रारंभिक वेग है 800 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आया वो 1000 था, 1 जीरो ने 1 जीरो को काट दिया, क्योंकि 1/2 गुणा 100। अच्छा इसको हल कर लेते, ये हो जाएगा, देखना ध्यान से कितने जीरो लगा रहा हूं मैं, 100 का वर्ग होगा 4 जीरो आएंगे माइनस 64, उसके बाद में 4 जीरो और, ये 4 जीरो का क्या चक्कर है, 2 जीरो का वर्ग होगा 4 हो जाएंगे, 2 जीरो का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, 8 का 64 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहां से इसे लिखेंगे सर 1/2 गुणा 1/100 गुणा, ये माइनस करेंगे सर तो हो जाएगा -630000 -630000। अरे 6400, ये 64,000 है, ये यहां पर, हाँ 64,000 ही बोल सकते हैं, हाँ ये, अरे एक सेकंड, ये 64,000 है और ये यहां पर हमने 1 जीरो कम लगाया है, अरे 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। फिर से देख लो, 800 का वर्ग करोगे तो यहाँ 8 का वर्ग तो हो गया 64 और 2 2 तो 2 2 4 बन जाएंगे, तो यहां पर माइनस करोगे तो -6300 आ जाएगा। चलो आपको तो आंसर याद था, अरे मुझे आंसर याद नहीं था, वो मेरे को पहले दिख गया था, मेरे दिमाग में पहले कैलकुलेशन हो गया था कि 8 का वर्ग होगा 64, 1 का वर्ग होगा 1, तो 64 माइनस 1 करना है, बाकी जीरो ऐसे कैसे उतार दो, तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। आप चाहो तो इसे भी काट सकते हो, तो यहां पर काटोगे तो कितना आ जाएगा सर, हो जाएगा 3150, डिवाइड करके देखो यही आएगा, तो -3150 जूल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ये अलग से निकाल लिया, कार्य अलग से निकाल लिया, है ना। अभी हम ज्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा उनमें एक ही बल कार्यरत है ना, हम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक ही बल कार्यरत है, तो थोड़ा आसान हो रहा है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एक से ज्यादा बल भी लेंगे हम सवाल को सॉल्व करने में। अब क्या होता है सर, जो एफ नेट, ये जो डब्ल्यू नेट होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। डब्ल्यू नेट क्या है, -F है सर, तो देखिए -F बराबर हो गया है यहाँ पर -3150, या F का मान आ गया है 3150 न्यूटन। अरे बल है इसलिए न्यूटन लिखा है, तो इतना बल लगेगा, इतना बल लगा रही है दीवार उस गोली पे, देखो कितना खतरनाक लगा रही है, 3150 न्यूटन का बल गोली जो है ना, दीवार जो है वो गोली पर लगा रही है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं ना, नोट कर लो बेटा। आगे बढ़ते एक और रोमांचक सवाल की तरफ। एक और रोमांचक सवाल AIPMT 2008 का सवाल है ना। सवाल कहना चाहता है कि यहां पर बोला गया है कि यहां पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर ऊंची दीवार से छोड़ा जाता है तथा 20 मीटर गिरने पर 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो वस्तु पर हवा के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। ज्यादातर अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें प्रतिरोधी बल का कार्य सीख रहे हैं ना। तो देख, अभी गोली ऐसी चल रही थी, अब गेंद ऐसी गिर रही है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो इस सवाल को करने के हम और भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा दिमाग और डेवलप होते जाएगा, तो और भी दूसरे आसान से तरीके हमारे दिमाग में आते जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक से करते हैं।
बेसिक से करते हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, अब ये जो सवाल है इसमें दो बल कार्यरत है ना। कौन कौन से, ध्यान से समझते बात करते हैं। देखो यहां पर से यहां पर तक में कितना गिरी है, 20 मीटर गिरी है। 20 मीटर गिरी है, 20 मीटर गिरी है। तो यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है सर यहां पर अंतिम वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जब गेंद नीचे की ओर आ रही थी, जब गेंद नीचे की ओर आ रही थी तो इस पे नीचे mg का बल लग रहा था और पीछे की तरफ वायु का घर्षण बल F लग रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि यही वस्तु पर हवा के प्रतिरोधी बल, तो ये क्या है, हवा का प्रतिरोधी बल। ठीक है, तो हवा का प्रतिरोधी बल का मान अभी हम पता चल गया, नीचे की तरफ mg लग रहा है, दो बल लग रहे हैं इस पे। तो क्या क्या लिखते हैं सर, एक तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है और एक कुल कार्य होता है, तो दोनों चीजें लिखते हैं एक एक करके। अगर मैं कुल कार्य या डब्ल्यू नेट की बात करूं, कुल कार्य या डब्ल्यू नेट की बात करूं, तो अब मैं लिखूंगा यहां पर दो चीजें कार्य कर रही है, क्योंकि वस्तु पर दो बल लग रहे हैं। सर इसके पहले भी नीचे गिर रही थी, आपने तो वहां एक ही बल लिया। अरे यार बहुत, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पूछो ऐसे तेजस्वी सवाल। अरे यार जब वस्तु पहले नीचे गिरी थी उसमें वायु का घर्षण आज तक मैंने नहीं लिया, सवाल वाले ने बोला इसलिए मैंने ले रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ वायु के प्रतिरोध बल, प्रतिरोधी बल। तो यहां पर इसलिए मैं दो बल ले रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, एक गुरुत्वीय बल का कार्य होगा प्लस किसका कार्य होगा, कार्य होगा प्रतिरोधी बल का। प्रतिरोधी बल और गुरुत्वीय बल का कार्य होगा, तो दो कार्य होंगे। अब देखना इनके कार्य का मान क्या लिखेंगे, सोचो। गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है सर, नीचे लग रहा है, तो mg। अच्छा, बॉल का विस्थापन कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है। कितना हो रहा है, अभी के लिए इस दूरी को मैं h बोल देता हूं। क्या बोलता हूं इस दूरी को, h का मान 20 मीटर हो गया। तो जो है mgh, अच्छा, प्लस प्रतिरोधी बल कहां लग रहा है, तो सर प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना। तो अब इसे हम WF ही लग देते हैं। बल पूछता तो उसे मैं पूरा लिखता कि वो होता बल गुणा कार्य, होता बल गुणा विस्थापन, लेकिन अभी मुझसे बल नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा, कार्य पूछा, बस सीधे सीधे कार्य बता दो। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा W हो जाएगा mgh। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सर W नेट पता चल गया। ऐसे ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा सर, ये होगा फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो फाइनल गतिज ऊर्जा क्या है, फाइनल गतिज ऊर्जा है सर हाफ mv² माइनस u²। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, द्रव्यमान कितना है, सो द्रव्यमान दिया हमको 10 किलो की गेंद है। कितने किलो की गेंद है, 10 किलो की गेंद है भाई, बहुत भयंकर भैया, तो ये बहुत भारी गेंद है। अंतिम वेग कितना हो गया, 10 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा, देखो ये इसको काट दो यार, ये हो गया 5, तो ये 5 गुणा 100 मतलब 500 जूल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया। 500 जूल क्या आया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये डब्ल्यू नेट। तो कैसे करेंगे, देखो भैया, अब हमें पता है सर कि जो डब्ल्यू नेट कार्य ऊर्जा प्रमेय अनुसार, तो डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा सर mgh प्लस WF। और जो सर mgh का मान तो आपने निकाला नहीं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे 500 लिख दो, mgh का मान क्या आएगा, चाहो तो यहीं पर सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे ना। द्रव्यमान है 10, ऊंचाई है h और g का मान होता है 10, तो सब कुछ रख दो यहाँ पर। तो जो 10 गुणा 20, ये लो भैया, तो यहां से हमारे पास विरोधी बल कितना कार्य कर रहा है वो निकल जाएगा। क्या कर रहा है, 20, और यहाँ पे ऊंचाई है 20, 10 गुणा 10, जी का मान 10, द्रव्यमान भी 10 है। तो सर यहां पर हो गया 2000, 1 2 3 0, 2000 प्लस W,
तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा माइनस में, देख उधर जाएगा माइनस में 1500 जूल हो जाएगा। अरे ऐसे मत देख, मुझे ये करते बनना चाहिए तुझे, है ना। माइनस में 1500 जूल हो जाएगा। माइनस में क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, विरोधी बल है तो माइनस में ही आना चाहिए था, कम किया है वो। अरे तो उसका कार्य नेगेटिव है ना, तो इसलिए नेगेटिव में आया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है, आसान बात है। अच्छा सर ये तो चमक गया हमको, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से मजा आया सर, है ना। अब इसमें अगर मुझे विरोधी बल का मान पूछा नहीं है उसने विरोधी बल का कार्य पूछा, तो विरोधी बल का मान पूछ लेते तो क्या करते? विरोधी बल का मान जैसे अभी पीछे किया हमने, है ना, विरोधी बल का मान। तो विरोधी बल का मान करने के लिए क्या, विरोधी बल के कार्य को लिखा बल गुणा विस्थापन। तो वैसे ही यहां पर भी लिख सकते थे कि यदि बल पूछा जाता, बल ज्ञात करना होता, बल ज्ञात करना होता, तो मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करते सर, यहां पर लिखते सर बल गुणा विस्थापन, है ना। तो ये बल गुणा विस्थापन कितना होता? ये बल गुणा विस्थापन है h, नीचे की तरफ है। तो यहां पर क्या लिख देते सर, जब माइनस 1500 बराबर F इंटू एच, एच कितना है? एच है सर 20। तो ये बल कितना आ जाता सर? ये आ जाता माइनस 1500 बटे में 20, या 0 से 0 कट जाता, ये हो जाता 1500 बटा 2, मतलब माइनस 75 न्यूटन। माइनस में क्यों आया? ऑब्वियस सी बात है सर, माइनस में आना चाहिए था, विरोधी बल है ना। या आप चाहते तो इसको पॉजिटिव लाना था, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते, क्यों? क्योंकि विस्थापन और बल की दिशा विपरीत है। कैसे भी कर लो बात बराबर है, विरोधी बल का परिमाण 75 जूल आएगा, 75 न्यूटन आएगा, सॉरी। क्या इस क्वेश्चन को हम और आसान तरीके से कर सकते थे? इस क्वेश्चन को एक लाइन में करने का तरीका, प्योर कॉमन सेंस, प्योर ट्रिक। देखो भैया सर स्टार नहीं बन रहा है, हाँ एसपी स्टार मेथड, एक लाइन में कर ले जाओ, एक लाइन में। इतनी मेहनत थोड़ी ना करते इस दुनिया में। कॉमन सेंस देख, कॉमन सेंस की बात बता। मान के चल यहां से एक गेंद गिरी, कितना गिरी सर? 20 मीटर गिरी। ध्यान से समझना इस बात को, है ना। वो बेसिक है, हर जगह काम आएगा, ये कॉमन सेंस है, एसपी स्टार मेथड। यहां पर अगर इसका वेग बोला 0, इसका वेग कितना बोला है? इसका वेग बोला सर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वेग कब आया है? जब वायु ने घर्षण दिया है, वायु ने घर्षण दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं यहां पर ये कब है? ये वायु का घर्षण जब है ना, ये वायु का प्रतिरोधी बल लग रहा है, इधर F लग रहा है, तब है वायु प्रतिरोधी बल है, तब वायु का प्रतिरोधी बल है। वायु का प्रतिरोधी बल है, तब ये वाली बात है। अच्छा, अगर वायु का प्रतिरोधी बल नहीं होता तो क्या होता सर? वायु का अगर प्रतिरोधी बल नहीं होता तो अगर मैंने एक वस्तु को 20 मीटर गिराया, तो मैं यहां पर वेग लिखता हूं √2gh। अरे अगर मैंने एक वस्तु को ऊपर से छोड़ा, 20 मीटर गिरी, कितना गिरी? 20 मीटर गिरी, बिजली जली, 20 मीटर गिरी। इसको छोड़ दे, अभी वायु को छोड़ दे। अगर मैं सामान्य चीजों की बात करूं तो कितना होता सर? यहां पर √2gh आता। क्या आता? √2gh आता वेग। तो वेग निकाल सकते थे क्या? हाँ सर निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। √2 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है? 20। तो सर यहां से आ जाता ये 20, मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाता। अरे करके देखो, 400 हो रहा है, 400 का वर्गमूल 20 होगा, तो हो गया 10, होना चाहिए था 20, हो गया 10, होना चाहिए था 20, है ना। देख, अगर वायु नहीं होती तो इसके पास 20 मीटर पर सेकंड वेग आता, या गतिज ऊर्जा जो आनी चाहिए थी इसके पास हाफ mm द्रव्यमान 10 से इंटू 20 का वर्ग आनी चाहिए थी। और अब जो आई है गतिज ऊर्जा वायु घर्षण के कारण, या ये सर हाफ इंटू 10 इंटू 10 का वर्ग। इन दोनों को माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्तविकता में यह होना चाहिए था, इतना वायु की वजह से हुआ, तो जो बचा
ये अब कितना आया, वायु होने की वजह से गतिज ऊर्जा कितनी आई, हाफ mv² आई। तो कितनी आई देखो, हाफ इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 500 हो गया सर। ये कितना आया सर, ये 5 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 400 या 2000, देख 2000 आया है ना। तो सर यहाँ पर अगर ये 2000 आया है, ये 500 आया है, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जब वाई, देख अभी कुछ नहीं, अभी केवल क्या है, अभी केवल क्या है, गुरुत्वीय बल उसकी वजह से नीचे आ रहा है। तो कितनी गतिज ऊर्जा हो जाती है, हाफ mv² मतलब 2000 जूल हो जाती है। अभी कितनी हो गई, 500 हो गई, दोनों को माइनस कर दे, वही आंसर है। क्यों, क्योंकि जो खाया वो किसने खाया, वायु घर्षण ने खाया। तो यहां पर वर्क प्रतिरोधी बल का या वायु प्रतिरोधी बल का क्या हो जाएगा, वायु घर्षण भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो कॉमन सेंस से माइनस ही होगा, और वहां पे 2000 मतलब ये 500 माइनस 2000 इतना हो गया, इतना होना चाहिए था, कहानी खत्म। इसको और शॉर्ट में भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, है ना, और शॉर्ट में भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो आने वाले समय में, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते, एक और जबरदस्त सवाल कह रहा है, सरल रेखा में गति कर रहे 2 किलो द्रव्यमान के कण का वेग समय ग्राफ हमको प्रदर्शित है। सभी बलों द्वारा कण पर किया गया कार्य क्या होगा। आसान सवाल है, सभी बलों का कार्य बताना है, तो सभी बलों का कार्य, विमान के कण का वेग समय ग्राफ हमको प्रदर्शित है। सभी बलों द्वारा कण पर किया गया कार्य क्या होगा। आसान सवाल है, सभी बलों का कार्य बताना है, तो सभी बलों का कार्य क्या होगा सर, एफ नेट जो होगा वो बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो समय के साथ वेग देखते हैं, तो यहां पर देखो सर, प्रारंभिक वेग हमें समझ में आया, क्या समझ में आया सर, है ना, कि यहां पर जो प्रारंभिक वेग है यो है 20 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग है वो है 0 है वो। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा हाफ mU² माइनस v² माइनस u²। अरे करोड़ बार कर लिया ये तो। अब तो यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हो जाएगा सर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं अभी 1 मिनट के लिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा हाफ इंटू m। m कितना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बोला सर 2 किलो। देखिए ऐसी चीज दे, गोला मार लिया कर सवाल में, अच्छा ये दिया है 2 किलो इनटू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, फाइनल वेग हो गया 0 माइनस प्रारंभिक वेग क्या है 20 का वर्ग। तो ये हो गया 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया -400 जूल। अरे कर ले, माइनस ये रहा, 2 का वर्ग होता है 4, 2 0 और आ जाएंगे, तो 20 का वर्ग हो गया 400 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो गया वो -400 हो गया। तो यही तो कार्य होता है, क्योंकि हमें पता है परिमाणी कार्य जो होगा वो बराबर होता है गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के। तो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य मतलब सबका ही बताना है, तो परिमाणी कार्य पूछा उसने, -400 जूल हमारा आंसर आ गया। बहुत ही जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़े और सवाल देखते हैं हम, है ना। तो यहां पर और सवाल देखिए, अगला सवाल नीट 2017 का सवाल, नीट 2017 का सवाल, बहुत रोमांचक सवाल, जैसे भी हम कर रहे थे उसी प्रकार का बढ़िया सवाल। सवाल कहना चाहता है 1 ग्राम, अच्छा कितना है भैया, 1 ग्राम की एक द्रव्यमान, मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। तो यहां पर बोला है कि द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से, ना क्या वस्तु में क्या है भैया, पानी की बूंद है, कितने ऊपर से गिर रही है, 1 किलोमीटर ऊपर से, भयंकर ही ऊपर से गिर रही है भैया, है ना। और बोला है कि भूतल से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गुरुत्वीय बल का कार्य बताना है आपको, गुरुत्वीय बल तथा वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। अब इसमें हमें गतिज ऊर्जा का भी चक्कर है थोड़ा सा,
और कार्य का भी चक्कर है। देखो ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी अभी मैंने आपको एक पिंड के लिए करके बताया था, वही नीट 2017 में पूछा गया। फटाफट इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। हमें बोला है सर ये कितने ऊपर से गिर रहा है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊपर से गिर रही है वस्तु। अच्छा सर जब ये नीचे आ रही होगी तो इसमें 2 बल लग रहे होंगे, एक F ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ, है ना। 1000 मीटर ऊपर से गिर रही है, 50 मीटर पर सेकंड वेग से टकराई है। यहाँ पर कितने से टकराई है, 50 मीटर प्रति सेकंड से टकराई है। और यहाँ पर जो वेग है वह 0 है, 50 से टकराई है, वहां पर वेग 0 है। तो अभी जो मैंने तिकड़म बताया था आपको उससे भी कर सकते हो, या जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो परिमाणी कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। चलो कौन कौन कार्य करेगा, सर 2 लोग कार्य करेंगे, 2 लोग कार्य करेंगे, है ना। एक कार्य करेगा mg और एक कार्य करेगा प्रतिरोधी बल, है ना, या F। इसे प्रतिरोधी बल का ये जो यहाँ पे प्रतिरोधी बल है, प्रतिरोधी बल को हम क्या बोल दिए, F बोल दिए, जैसे पीछे बोले थे हम, एग्जैक्टली वैसे। तो प्रतिरोधी बल का कार्य क्या होगा, WF और ये mg गुरुत्वीय बल का कार्य होगा। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। एक एक करके सभी निकाल लेते हैं। वर्क mg का निकालो, वर्क mg। तो सर वर्क mg जो होगा वो mg नीचे की तरफ लगता है, और विस्थापन, अरे बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन हुआ है सर 1000 मीटर का, खतरनाक ही हुआ है आज तो। लेकिन द्रव्यमान है ना बहुत रोमांचक दिया गया। द्रव्यमान कितना गया, 1 ग्राम की बूंद, 1 ग्राम, या मैं चाहूं तो इसे 1/1000 लिख सकता हूं, 1/1000 किलोग्राम, है ना। 1 ग्राम मतलब कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम। देखो भैया तो यहाँ पे 1/1000 कर देते हैं। जी का मान कितना होता है, 10 होता है सर, तो ये आ गया 1/1000 गुणा 10 गुणा 1000। तो 1000 ने 1000 को तो निपटा दिया, तो यहां से आ गया 10 जूल कार्य। ये 10 जूल कार्य किसका आया, 10 जूल कार्य आया सर, ये कार्य आया है, किसका आया है, mg का। तो सर 10 जूल वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। फिर भी एक बार हम कंफर्म कर देते हैं ये वाली वैल्यू भी, है ना, ये वाली वैल्यू भी कंफर्म कर देते हैं। नीट वाले भी बड़े मूर्ख है ना, मैं होता था मैं चारों में 10 दे देता, 10 + 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10, और जो चारों में अलग अलग ऑप्शन है, मजा आता फिर। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना। माइनस में नहीं होगा क्योंकि आ नीचे रहा है, बल भी नीचे की तरफ लग रहा है। ये FW भी निकाल ही देता हूं मैं, तो मैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेते पहले फटाफट। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा सर, ये हो जाएगा 12 mv² - u²। बहुत बढ़िया, हाफ द्रव्यमान है सर 1/1000। अच्छा प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 50, अंतिम वेग कितना है 50। तो एक बार वैल्यू रखो जरा, ये हो जाएगा 50 का वर्ग -0, तो ये हो जाएगा 1/2 1/1000 गुणा 50 का वर्ग, 50 मतलब 25 और 2 जीरो और, आई बात समझ में। तो ये 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हो गया सर, ये हो गया 25/20। इसे हम चाहे तो 5/4 लिख सकते हैं, या हम चाहे तो इसे 1.25 जूल लिख सकते हैं। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है सर, F नेट जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एक ही कहानी चल रही है सर हमारी, ये कार्य होगा mg का, यह कार्य होगा वायु घर्षण का, और ये हो जाएगा 125 जूल के बराबर। ये mg का कार्य कितना निकाला है 10, तो ये हो गया 10 प्लस वर्ग घर्षण बल का या विरोधी बल का वर्ग, तो ये हो जाएगा सर 101.25 - 10 या -8.75 जूल इज माय करेक्ट आंसर, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था यही आएगा। अरे आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, एसपी सर सॉल्व कर रहे हैं, सब आएगा। और इसको एसपी स्टार मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। चलिए बेटा, बहुत ही रोमांचकारी सवाल एक और हमारा हो गया। और सवाल, अरे बहुत सवाल हर प्रकार के ना। अब हम क्या स्प्रिंग की तरफ घुस रहे हैं, अभी हम स्प्रिंग में और धीरे से घर्षण में भी घुस जाएंगे, ठीक है। तो हमें मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय में किसी भी प्रकार का बल बोले तो वह हमसे करते बनना चाहिए, ठीक। चलो भैया, अब हम घुस रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग में। स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है, देखो भैया, स्प्रिंग वाला सवाल बोला है, आसान सवाल है। पहले तो
बोला है कि एक द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम का 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज में चल रहा था। फिर बोला है कि यहां पर वह जाकर एक भारहीन स्प्रिंग से टकराता है, जो हमारी नॉर्मल स्प्रिंग होती है उस जगह टकराता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। फिर साथ ही साथ बोला है बेटा यहां पर कि स्प्रिंग का स्प्रिंग गुणांक है 50 न्यूटन प्रति मीटर। अब अंडरलाइन कर देते कुछ बातें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन का मान, मतलब कि स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न का मान या स्प्रिंग अधिकतम कितना दबेगी, ये बताना है। वाह भाई, स्प्रिंग का सवाल पहली बार देखा सर। हाँ, मैंने भी पहली बार देखा। चलो मिलकर देखते हैं, करते हैं। पहले तो ये सोचना होगा कि होगा क्या। देखो, ये प्यारी सी जो गेंद है चल रही जाएगी, स्प्रिंग में टकराएगी। अब जैसे ही स्प्रिंग में टकराएगी तो क्या होगा, स्प्रिंग को ये धीरे धीरे धक्का लगाएगी और एक जगह जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे ये स्प्रिंग को धकाएगी अंदर की तरफ, तो ऐसा तो ना अनंत तक स्प्रिंग ऐसे दब जाएगी पूरी स्प्रिंग। अब स्प्रिंग पूरी थोड़ी ना दबेगी, वो जैसे जैसे गेंद उसमें अंदर की तरफ धक्का लगाएगी तो स्प्रिंग उसमें बाहर की तरफ धक्का लगेगी, बोलेगी अंदर मत आए, चल बाहर निकल। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का कार्य क्या है? हाँ, स्प्रिंग कैसी है? ये पगली स्प्रिंग ऐसी होती है हमेशा कि जो तू चाहे वो ना चाहे ना। बड़ी बड़ी दुखदाई समस्या है स्प्रिंग के साथ कि सर मैं जो चाहता हूं कभी स्प्रिंग चाह ही नहीं रही है, तो क्या ये मेरी हो पाएगी कभी? ये कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तू इसे दबाएगा तो तुझे पीछे धक्का मारेगी, अगर तू इसे खींचेगा तो ये तुझे अंदर बुलाएगी। तो ये कैसी स्प्रिंग है सर, है ना? क्या करे इस पगली स्प्रिंग का? तो चलो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, सवाल हल कर सकते हैं। तो हम इसे दबाएंगे तो यहाँ पे पीछे की तरफ बल लगाएगी, है ना, और स्प्रिंग बल लगेगा F, स्प्रिंग बल लगेगा पीछे की तरफ। अब ये स्प्रिंग बल का कार्य लिखना आना चाहिए, हमें आता है क्या? हाँ सर, स्प्रिंग बल का कार्य तो आता है हमें, स्प्रिंग बल। अच्छा, तो अब परिमाणी बल की बात करूं मैं, तो यहां पर केवल एक ही बल लग रहा है बेटा, जो होगा स्प्रिंग का बल, बस। और कोई बल नहीं लग रहा है, तो देखो क्या होगा, जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगा ना, ये वाला डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं, यहां पर ऐसा कैसा बना दिया, और पहले यहां तक स्प्रिंग थी, ऐसा कैसा बना दिया, और पहले यहां तक स्प्रिंग थी, अब स्प्रिंग कुछ इतनी बचेगी, स्प्रिंग दब चुकी है, और ये गेंद जो है वो यहां पर पहुंच जाएगी और इसका वेग 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये पहले यहां पर थी, यहां पर आई किसी वेग से, फिर स्प्रिंग को दबाया यहां तक पहुंची, फिर उसके बाद में क्या होगा, स्प्रिंग में अधिकतम जितना दब सकती थी दब गई, क्योंकि उससे ज्यादा इसके पास बल नहीं था स्प्रिंग के पास लगाने के लिए, या इसके पास ऊर्जा नहीं थी स्प्रिंग को देने के लिए, इसने दबा दिया, फिर उसके अंदर स्प्रिंग से वापस फेंक दी, चल निकल यहां से। तो ये फिर कुछ वेग से उस तरफ चली जाएगी। तो यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिख सकते हैं सर? ये लिख सकते हैं फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा। फाइनल कितनी हो गई है? फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो हो जाएगा हाफ m इंटू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो फाइनल तो हो गई है 0। प्रारंभिक कितना वेग है? 1.5। तो यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 0.5 इंटू सर ये वेग है 1.5 का वर्ग। ओहो सर, अंतिम 0 हो गया, प्रारंभिक 1.5 है। 1.5 का वर्ग। अच्छा, बहुत बढ़िया। और स्प्रिंग का कार्य क्या होगा? स्प्रिंग का कार्य होगा, अच्छा पहले तो ये सोचना पड़ेगा स्प्रिंग का कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर स्प्रिंग का कार्य, अगर मैं इसे अंदर दबा रहा हूं तो स्प्रिंग का बल लगेगा इधर, स्प्रिंग का बल लगेगा इधर, और मैं जा रहा हूं इधर। अरे भैया, जब सी संपीड़न होगा तो स्प्रिंग कहां पर लगाएगी? बाहर। कार्य स्प्रिंग का क्या आएगा? बाहर की तरफ स्प्रिंग बल लगाएगी, और मेरा डब्बा तो अंदर जा रहा है, तो यहां पर स्प्रिंग का कार्य जो आएगा वो माइनस आएगा, और स्प्रिंग का कार्य होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या होता है? एक्स ही हमारा संकुचन या संपीड़न या प्रसार हो सकता था, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो ये हाफ से हाफ कट गया है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के की वैल्यू कितनी 50, एक्स स्क्वायर का मान निकालने का अपन को, ये हो जाएगा 0.5 गुणा 2.25 नेगेटिव साइन के साथ। अब जनता ये पूछेगी कि सर आप 2.25 कैसे लेकर आ गए, है ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो 1.5 का वर्ग ही रहने दो। वैसे 1.5 का जो वर्ग होता है वो 2.25 होता है, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बोला था कि भैया वर्ग याद कर ले, मत कर। देखो अच्छा सर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस तो कट गया और ये 50 नीचे चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.5। अब देखना 0.5 बटा 50, देखो मैं चालाक हूं, अभी तुम्हें समझ में आएगा, वहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हटेगा तो एक 0 नीचे आ जाएगा, अलग कलर से लिखते हैं अब हम इसे, एक 0 हटेगा तो दूसरा 0 आएगा, 5 ने 5 को मार दिया, ये हो गया है 1.5 का वर्ग बटा 100, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो x का मान कितना आ गया सर, इस पे पूरे पे वर्गमूल ले लूं मैं, x का मान क्या आ जाएगा, इस पूरे पे वर्गमूल ले लूं मैं, तो इसमें x का मान आ जाएगा सर 1.5 का वर्ग बटा 100 का वर्गमूल, तो 1.5 का वर्गमूल तो 1.5 ही होगा सर, और सर 100 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.15 मीटर। आसान सवाल है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल था, है ना। बस हमें क्या क्या करना है, स्टेप्स वो समझ में आने चाहिए। जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किस में गया, वो गया स्प्रिंग में, स्प्रिंग के कार्य में हो जाएगा -12 के एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो बहुत बढ़िया रोमांचकारी सवाल, इसे जल्दी से नोट करो, और भी सवाल हम देखते हैं। देखो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, ऐसे ही यार बहुत सारे सवाल कर सकते हैं ना। अब एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे भी हमने ये स्प्रिंग बल पे लिया, ऐसे अब घर्षण पर ले लो, तो बहुत बढ़िया रोमांचकारी सवाल, इसे जल्दी से नोट करो, और भी सवाल हम देखते हैं। देखो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, ऐसे ही यार बहुत सारे सवाल कर सकते हैं ना। अब एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे भी हमने ये स्प्रिंग बल पे लिया, ऐसे अब घर्षण पर ले लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार एक समतल सड़क पर 72, देखो ये सवाल ऐसे पढ़कर लगेगा यार मैं और भी तरीके से कर सकता था, हाँ कर सकते थे, है ना। वो गति का तीसरा समीकरण होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। यदि सड़क व टायर के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कितनी न्यूनतम दूरी तय करने पर कार रुक जाएगी। बहुत पुराना सवाल है, 1994 का ना, उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन हमें तो मेन कंसेप्ट ये है कि सवाल करते कैसे ना, ऐसा नया भी पूछा जा सकता है, और इसमें नए में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक गाड़ी है, एक कार है, तो वो कार जो है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है, जिसे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस या रुकने से पहले तय की गई दूरी के नाम से बताया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से ये चीज बताई थी हमने, है ना। तो अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में क्या होगा भैया सर, टायरों के बीच में घर्षण लगेगा, गाड़ी का जो वेग है वो आगे की तरफ मान लो, तो ये ढंग की गाड़ी बना देते हैं। चलो, तो यहां पर वेग आगे की तरफ इस तरफ गति कर रही है, तो यहां पर ये जो इसका वेग है वो प्रारंभिक वेग ही कहलाएगा, और कितना कहलाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें पीछे की तरफ घर्षण लगेगा, क्योंकि गाड़ी आगे चली तो घर्षण तो पीछे ही लगेगा। अच्छा सर, तो अब क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है, इसका मैं एक फॉर्मूला से आप चाहो तो वैसे ऑलरेडी डिराइव करा है, इस फॉर्मूले को मैं ऊर्जा संरक्षण से या कार्य ऊर्जा प्रमेय से करके बता रहा हूं आपको। देखो क्या होगा, यहाँ पर जो परिमाणी कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये होगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो गई है, शून्य हो गई है, क्यों, क्योंकि जाकर रुक जाती है मतलब कि अंतिम गतिज ऊर्जा को मैं लिख सकता हूं शून्य, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य -12 mu², ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अच्छा, फिर बोलेंगे हमें यहाँ पर कार्य, तो कार्य जो है बेटा वो केवल और केवल घर्षण बल का कार्य है, और कोई कार्य नहीं कर रहा है, घर्षण बल का कार्य। तो जो कार्य होगा घर्षण बल का वह कितना होगा, घर्षण बल का कार्य कितना होगा, तो यह कार्य हम लिख सकते हैं, ये होगा सर बल गुणा विस्थापन, लेकिन नेगेटिव दिशा में। क्यों नेगेटिव दिशा में, क्योंकि घर्षण बल लग रहा है पीछे, विस्थापन हो रहा है आगे।
अब घर्षण बल का मान कितना होता है सर? घर्षण बल का मान होता है माइनस म्यू एम जी इंटू एस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी एस। देखो ये वाला सवाल मैं ये नहीं बोलूंगा तुम नहीं कर सकते थे, तुम और भी तरीके से, हाँ हमने पहले वाला सवाल किया है एग्जैक्ट ऐसा कैसा सवाल किया, मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें घर्षण में बताया था। लेकिन आज किससे करना चाह रहे हैं हम? कार्य ऊर्जा प्रमेय से करना चाह रहे हैं। तो यहां पर सर एग्जाम में किससे करा? एग्जाम में नीट वालों को गोला काला करने से मतलब है, तो कैसे भी गोला काला करके क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ बस गोला काला करना है, दैट्स इट। तो यहां पर हाँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हो 720 में 720 पूरे नंबर AIR1 जय माता दी। यहां पर इसकी वैल्यू उठाकर रख दो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा ना कभी। यहाँ पे घर्षण का मान रखो तो माइनस म्यू एम जी एस, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, तो यहां से क्या आ गया सर? यहां से हमें एस निकालना होता तो एस का मान आ जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा सर, यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। अगर आपको याद हो तो यह फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया है, लेकिन आज हम किससे कर रहे हैं? यही चीज हमने किया यह कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो इसमें अब क्या करेंगे सर? एस का मान हमें निकालना है, यू का मान हमें पता है, अच्छा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओहो ये भी मजे ले रहे हैं। तो यू का मान है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या 72 इंटू 5/18 कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4, तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकंड का मान उठा के रख देते तो हमारे पास आंसर आ चुका है। ये जो एस होगा वो हो जाएगा सर 20 का वर्ग बटे में 2 गुणा म्यू। म्यू कितना है? 0.5 गुणे में जी। तो बेटा 0.5 गुणा 2 करोगे तो ये, अरे 0.5 मतलब 1/2 होता है। 0.5 मतलब 1/2 होता है, आधा। तो आधे ने आधे को, आधे ने 2 गुणा 1/2 करोगे तो क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या 400/10 मतलब ये हो गया है 400/10, या मैं लिख सकता हूं 40 मीटर। 400/10, 20 का वर्ग हो गया, 20 का वर्ग कितना हो गया? 400, तो हो जाएगा 40 मीटर। हमारा आंसर आ गया 40 मीटर, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार से घर्षण पर हम सवाल कर सकते हैं। घर्षण पर ही और 1-2 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, स्प्रिंग और घर्षण मिलाकर 1-2 सवाल प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, है ना। जैसे देखो पहले तो 1-2 छोटे से सवाल करते हैं, है ना, फिर हम स्प्रिंग घर्षण सब मिला देंगे। सवाल में कहा जाएगा आपको कि यहां पर ये ऐसे सवाल नीट में अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन आ सकते हैं। जो आ चुके हैं वो तो करवा दिए, अब जो आएंगे वो वाले करवा रहा हूं मैं आपको। मान के चलो ये जो पूरी सतह है, यू प्रारंभिक वेग से स्प्रिंग की ओर स्प्रिंग की तरफ लिख देते गति दी जाती है। तो अब आपको यह बताना है कि यदि यह स्प्रिंग से L दूरी पर था, यदि यह स्प्रिंग से L दूरी पर था, स्प्रिंग से L दूरी पर था, तब स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन स्प्रिंग में कितना होगा ये निकालना है ना। रोमांचकारी सवाल। स्प्रिंग को भी स्प्रिंग लिख देता हूं मैं। अरे यार हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, स्प्रिंग तो स्प्रिंग ही है। सोचो कैसे करेंगे, कौन कौन कार्य करेगा, कितना कितना कार्य करेगा, सब कुछ सोचो। तो सर अगर स्प्रिंग में संकुचन निकालना है, अधिकतम संकुचन निकालना है, तो कौन कौन कार्य करेगा ये सोचना पड़ेगा पहले तो अभी ये जाएगा स्प्रिंग को दबाएगा और रुक जाएगा, है ना। मैं ये सवाल में परिमाण भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने परिमाण नहीं दिए, मैंने बस ऐसे नॉर्मली, है ना, नॉर्मली वैल्यूज दे दिए ताकि आप कर पाओ इसे सॉल्व। ठीक है, एक्स के टर्म्स में हम आंसर निकालना चाह रहे हैं। तो हमने इसके सॉल्यूशन में लिखा
यदि स्प्रिंग में संकुचन या संपीड़न x है, यदि स्प्रिंग में संकुचन जो है वो x है, क्या मान लो? संकुचन को x मान लो बेटा। तो अगर संकुचन x मान लिया तुमने तो क्या होगा, अब यह समझते हैं। तो यहां पर सर स्प्रिंग में अगर संकुचन x है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये वाला जो पूरा सेटअप है इसमें क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो पहले यहां पर था, थोड़ी ही देर बाद वह स्प्रिंग में x संकुचन लिए आएगा। कितना संकुचन ले आया? x, मतलब स्प्रिंग में x संकुचन ले आया और यह ऑलरेडी L दूरी पर भी था। ध्यान से समझना। तो ये कुल दूरी कितनी तय करेगा ये बताओ, कुल दूरी कितनी तय करेगा? सर ये कुल दूरी जो तय करने वाला है वो L प्लस x करने वाला है, क्योंकि स्प्रिंग में भी यह संकुचन लाएगा। तो L प्लस x कुल दूरी तय करने वाला है। क्या ये बात सभी महानुभाव जनता को चमकती है? अगर ये बात चमकती है बेटा तो अब हम आगे की बातें भी कर सकते हैं। देखो अगर यहां पर ये चमकता है सर कि x संकुचन हो सकता है या इसमें L प्लस x हुआ है, तो मैं लिखूंगा कार्य जो होगा, कार्य घर्षण का, क्योंकि सबके कार्य लिखना ना। तो अच्छा, तो पहले तो ये भी सोचना पड़ेगा कौन कौन कार्य कर रहा है। अबे घर्षण कर रहा है, स्प्रिंग कर रही है, दो ही तो चीजें कार्य कर रही है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको घर्षण भी रोकना चाहेगा, स्प्रिंग भी रोकना चाहेगी, दोनों मिलकर रोक रहे हैं तो रोकने दो। तो यहाँ पे घर्षण का कार्य क्या होगा? तो घर्षण का कार्य होता है माइनस में। क्यों? क्योंकि जा इधर रहा है, घर्षण लग रहा है पीछे, जा इधर रहा है, घर्षण लग रहा है पीछे। ये घर्षण बल गुणा विस्थापन, विस्थापन होगा x प्लस एल। विस्थापन कितना होगा? x प्लस एल। और घर्षण का बल कितना होगा? घर्षण का बल होगा सर माइनस म्यू एम जी x प्लस एल, है ना। थोड़ा अजीब आंसर आएगा, बट बस मैं इक्वेशन बनाना सिखाना चाहता हूं तुम्हें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाना चाहता हूं। इसी प्रकार से अगर वैल्यूज देगा तो सॉल्व कर सकते हो रख के, ना। अरे एल का मान दे देगा, म्यू का मान दे देगा। अच्छा, इसी प्रकार से स्प्रिंग का कार्य क्या आएगा? स्प्रिंग का कार्य पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर ये धक्का लगाएगा, इसे अंदर दबाएगा, तो स्प्रिंग का कार्य जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो क्या सर स्प्रिंग का कार्य हमेशा ही नेगेटिव आएगा? नहीं बेटा, स्प्रिंग का कार्य हमेशा नेगेटिव आए ये जरूरी नहीं है। अभी यहां पर स्प्रिंग का कार्य नेगेटिव आएगा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो वो भी लिख देते हैं। यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि और कोई कार्य नहीं है, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अंतिम वेग तो शून्य होगा, तो हो जाएगा हाफ एम माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर, यह दोनों कार्य है, यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अगर समीकरण बनाते आता है तो कोई लोड वाली बात नहीं है, चुटकी बजाकर आंसर कर सकते हो आप चीज में। चलिए भैया, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? हम लिखेंगे नेट कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो लोग कार्य कर रहे हैं सर, कार्य हो रहा है घर्षण का प्लस कार्य हो रहा है स्प्रिंग का, ये बराबर होगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के। तो कितना कितना कार्य है सर? माइनस म्यू एम जी एल प्लस एक्स है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये बराबर होगा माइनस एम यू स्क्वायर के। तो इस पूरे में से माइनस 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 कट जाएंगे, तो अंतिम समीकरण जो बनेगा आपका वो बनेगा म्यू एम जी एल प्लस एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम यू स्क्वायर। बस यही निकालना था हमें, यही समीकरण को हल करना था। हमसे यह पूछ सकता है कि स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन क्या है, तो अगर L की वैल्यू देगा वो हमें mg की वैल्यू देगा, म्यू की वैल्यू देगा, तो इस समीकरण से हम चीजें हल कर सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि आपको यह समझना होगा कि यह समीकरण बना कैसे। ठीक है, तो कैसे किया मैंने? घर्षण का कार्य लिखा, स्प्रिंग का कार्य लिखा और उसके अंदर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज दी जाए तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दो सवाल लेते हैं हम
क्विज के रूप में और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, आने वाले सेशन में ना। इसमें और भी कुछ रोमांचक क्वेश्चंस है तो वो भी हम आने वाली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा हम, वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आधारित रहेंगे, वो क्वेश्चंस जो है वो आधारित रहेंगे अलग प्रकार के कंसेप्ट पर, जब हम ऊर्जा संरक्षण वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उस कंसेप्ट पर बेस भी हम क्वेश्चंस करने वाले। चलिए, तो अभी तो क्विज के रूप में 2 सवाल करते हैं, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। संवेग निकालना है तो संवेग किससे निकलेगा? गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा निकाल लो, संवेग निकल जाएगा। चलिए बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम अप। अगला सवाल देखते हैं। यह भी उसी प्रकार का रोमांचकारी सवाल। बोला है कि आधा किलो की गेंद है, प्रारंभिक चाल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर तक पहुंचती है। जो हमने किया उसका जस्ट अपोजिट है। ऊपर जाने के दौरान गेंद पर आरोपित वायु प्रतिरोधी के विरुद्ध व्यतीत ऊर्जा कितनी होगी? चलिए बेटा, इन दोनों सवालों के जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल काफी आसान, दूसरा सवाल बड़ा ही रोमांचकारी सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि 50 किलो का एक लड़का जमीन से 0.8 मीटर की ऊंचाई से कूदता है, तक कूदता है। तो जमीन द्वारा तो इस तक कूद रहा है, तो क्या होगा भैया? ये लड़का अगर ऊपर की तरफ ना, लड़का बना देते हैं, तो देखो अब ये मिक्सचर है सवाल का, एम्स 2015 का सवाल। इसमें संवेग पूछ रहे, तो संवेग निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बोले गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से आप संवेग निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? देखो, जैसे ही लड़का कूद कर यहां तक गया, कितना ऊपर कूदा है ना? ये कूदा 0.5 मीटर। नहीं, भूत आत्मा नहीं बनाता हूं मैं, लड़का मान लेना, उसके आंख में बना ले। चलो, तो यहां पर ये 0.8 मीटर ऊपर कूदा। तो अब कार्य क्या होगा? कार्य कौन कौन कर रहा है? सर, कार्य कर रहा है केवल एक ही कार्य हो रहा है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो u था, अंतिम वेग जो है वो 0 हो चुका है, और यहाँ पे कार्य होगा वो एक ही चीज कार्य करेगी। कौन कार्य करेगी? कार्य कर रही है सर यहाँ पर केवल एक ही चीज, जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल, जो कि लग रहा है नीचे की दिशा में। तो कार्य होगा नेगेटिव में mg इंटू दूरी कितनी है? 0.8, और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल गतिज ऊर्जा जो है वह 0 हो चुकी है। फाइनल गतिज ऊर्जा जो है वो 0 हो चुकी है। इस सवाल को और भी तरीकों से किया जा सकता है, बताता हूं, पहले ये निकाल लेते हैं हम। तो यहां पर हो जाएगा माइनस mg इंटू 0.8 बराबर होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगा यहां पर माइनस, ये गतिज ऊर्जा आ गया, तो ये माइनस से माइनस कट गया है ना। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, m का मान दिया है मुझे 50 इंटू 10 इंटू 0.8। मल्टीप्लाई मत करे मल्टीप्लाई, यहां से गतिज ऊर्जा आ गई। तो गतिज ऊर्जा आ गई है। तो संवेग पूछा है हमसे सवाल वाले ने, संवेग। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है? सर, जो संवेग होता है वो √2m के बराबर होता है, इसलिए बोला था मल्टीप्लाई मत करो। तो यहां पर हो जाएगा √2 इंटू 50 इंटू, ये कितना है? 50 इंटू 10 इंटू 0.8। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने के का मान लिखा है। तो ये 50 इंटू 50, तो बाहर आकर एक 50 बचेगा। अरे वर्गमूल के अंदर है, इंटू अंदर क्या बचा? अंदर सर देखो 2 गुणा 10 गुणा 0.8 बचा,
तो ये पॉइंट उड़ाओगे, बट्टे में 10 करोगे, 10 से 10 कट गया, तो अंदर बचा है 8 गुणा 2 16, 16 का वर्गमूल 4, तो बचा 50 इंटू 4, मतलब कितना हो गया बालक? ये सर ये हो गया 200। ठीक है, मैं चाहता था ऐसा भी कर सकता था कि 0.8 मीटर ऊपर कूदने के लिए वेग निकाल लो, वेग निकालने के बाद में द्रव्यमान गुणा वेग आसानी से कर सकता था, वो भी एक तरीका होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इस चैप्टर से नहीं करता मैं, तो v² बराबर u² प्लस 2as होता है या 2gh होता है मेरे पास, है ना। मैं बोल देता अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है मुझे नहीं पता, ये यहां पर हो जाता +2 इंटू जी नीचे की तरफ है -10 इंटू हाइट कितनी जानी है, हाइट जानी है सर 0.8, तो यहां से मैं u² निकाल लेता, वो कितना आ जाता सर, यहां पर से ये लिख सकते थे हम, ये हो जाता 2 गुणा 10 गुणा 0.8, तो ये पॉइंट हटाते बट्टे में 10 आता, 10 0 से 0 कट जाता, u का मान आ जाता वर्गमूल 2 गुणा 8, या मैं इसे लिख सकता हूं 16, 16 का वर्गमूल 4, यह गया u, मोमेंटम होता है m इंटू u, तो मैं इसे m का मान है मेरे पास 50, 50 इंटू 4 कर देता तो भी 200 आंसर आ जाता। कैसे भी कर सकते हो, है ना, लेकिन ये ज्यादा बेहतर मेथड भी हो सकता है। चलो भैया, 2 तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के। आखिरी सवाल देख लेते फटाफट। आखिरी सवाल क्या था? आखिरी सवाल था सर कि 0.5 किलो द्रव्यमान की गेंद को प्रारंभिक चाल 15 या 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर तक पहुंचती है, तो हमें क्या करना था? ऊपर जाने के दौरान आरोपित बल। तो देखो भैया फटाक से कर लेते हैं, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रही है, कितना ऊपर जा रही है? ये ऊपर जा रही है सर 8 मीटर ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जाएगी तो कार्य जो गुरुत्वाकर्षण का होगा, गुरुत्वीय कार्य जो होगा, वह गुरुत्वीय कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय कार्य होगा सर, यह होगा माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, और कितना होगा? mg इंटू एच होगा। क्यों? क्योंकि जा ऊपर ही गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे लग रहा है, और एक और घर्षण का कार्य भी होगा, वह भी नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा वह भी? क्योंकि जब गेंद ऊपर जाएगी तो घर्षण का बल नीचे की तरफ लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो भी हो जाएगा माइनस में। कितना हो जाएगा? माइनस में बल। हमें यहां पर ऊर्जा ही पूछिए, यहाँ पे व्यतीत ऊर्जा या किया गया कार्य ही पूछना, वो भी नेगेटिव में होगा। वैसे हम इसे इतना ही रहने देते क्योंकि सीधे सीधे उसका मान आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे डब्ल्यू नेट जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। आसान सी बात बेटा, फाइनल गतिज ऊर्जा जो है वो 0 हो जाएगी। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 14 मीटर पर सेकंड दिया है। इसमें रखेंगे तो हो जाएगा हाफ m v² माइनस u², तो ये कितना है? -mgh ये प्लस वर्ग घर्षण का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहां से हो जाएगा सर -m कितना है? 0.5 इंटू जी का मान है 10 इंटू हाइट कितना गया है? हाइट गया है 8 मीटर, प्लस कार्य घर्षण का हो जाएगा, बराबर हो चुका है हाफ इंटू m कितना है? 0.5 इंटू में v कितना है? 0 है। u कितना है सर? यहां से हो जाएगा माइनस, बाहर रख देते हैं, यहां हो जाएगा -14 का वर्ग। ये हमारा आंसर है बेटा। यहां से हम घर्षण निकाल लेते, तो ये 0 हटेगा, ये कट गया है, तो हो जाएगा -40 प्लस कार्य घर्षण का बराबर होगा यहां पर देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1/2 गुणा, ये हो जाएगा 1/2 कर रहा हूं इसे भी। क्यों? क्योंकि यहां पर यह 0.5 14 लिखा हुआ, तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा? इसको कर सकते हैं 14 का वर्ग, 14 इंटू 14 कर दो, तो ये 2 बार कटेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, तो 49। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर हो जाएगा -40 प्लस कार्य घर्षण का बराबर होगा -49 के, या घर्षण का कार्य हम लिख सकते हैं, यहां से आ जाएगा सर -9, कार्य घर्षण का आ जाएगा सर -9। तो आंसर आ गया 9.8 जूल।
-9 जूल से 9.8 जूल कैसे हो गया? देखो बेटा, यहां पर हमने जो सॉल्व किया इसमें -9 जूल और ये 9.8 जूल में क्या चक्कर हो गया है? क्योंकि हमने जो सॉल्व किया उसमें हमने जी की वैल्यू 10 रखी है। जी की वैल्यू कितनी रखी है? 10 रखी है। लेकिन वास्तविकता में जो जी की वैल्यू अगर आप 9.8 रखोगे तो आंसर आपका 9.8 आ जाएगा। और जो 9.8 रखने से 9.8 कैसे आ जाएगा? देख लो भैया, यहां पर अगर आपने इसको 0.5 इंटू 9.8 इंटू 8 किया होता तो यहां से ये जो आपका कैलकुलेशन होता, ये होता माइनस, ये यहां पर ये होता -32.2 जूल, है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे विचार से ये आएगा -32.2 जूल, है ना। एक बार कैलकुलेट हम भी कर लेते हैं। 32 अगर इसको हमने 9.8 जोड़ा तो यहां पर ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो यहां पर ये -32 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे 40 रखा, तो 10 रखने में 40 आ रहा है, तो 9.8 रखने पे -32.2 आ जाएगा। तो अगर अब हम इसे उधर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो वहां पर हो जाएगा 49 -32.2, तो वो 9.8 जूल ही आएगा, है ना। तो अगर आप कभी 10 लेकर सॉल्व भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 लेकर सॉल्व करो, हमेशा करो। आपका जो आंसर आएगा बस ध्यान रखना कि यहां पर 10 की जगह 9.8 होता तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर आता मेरा। क्यों? ये इधर आता तो आंसर जो होता मेरा 40 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये 40 से थोड़ा सा कम होता है और इधर की तरफ आके 49 में से माइनस करता तो आंसर ये जो आया 9 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता। ठीक है, घर्षण का कार्य है, विरुद्ध कार्य किया गया तो इसलिए माइनस में ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने केवल कार्य ऊर्जा प्रमेय पर उदाहरण ही करे हैं। तो इसके रिवीजन में बस हम यही बोल सकते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है सर नेट परिमाण, जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। इसमें हर एक प्रकार का कार्य आप लिख सकते हो। संरक्षी असंरक्षी जो क्या होते हैं उस पर आने वाली क्लासेस में हमने बिल्कुल चर्चा करी है, वो हम चर्चा भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ संरक्षित असंरक्षित तो हमें समझ में आ जाएगा सर। इसके अलावा आंतरिक कार्य, बाह्य बल का कार्य, सबका कार्य जो है गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा, या हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर हम लिख पाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह आपको जो होमवर्क है वो ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। होमवर्क हर बार ऐप में ही मिलता है, क्लास के नीचे वहीं मिल जाएगा बेटा। और अब कल की क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास पढ़ने वाले जिसमें हम संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे कल की क्लास का। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।